हमारी हर दिल अजीज़ मुख्यमंत्री वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा ने कितने कम वक्तों में, कितने कम समय में, कितने दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए जो काम किए हैं वो आप सब ने देखा। अब मैं आगे बढ़ते हुए अपने सीएमडी सर, चेयरमैन सर जनाब उपेंद्र राय सर से गुजारिश करूंगा कि मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा जो हमारी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आला हैं को लेकर स्टेज पर आएँ और सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके यानी शमा रोशन करके इस महफिल का, इस बज़्म का आगाज़ करें और इफ्तिताह करें। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी तालियां बजाकर मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा, हमारी खुशनसीबी है, हमारे लिए बड़ी बात है कि भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव का इफ्तिताह दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा के हाथों से, आपके दस्ते मुबारक से, आपके कर कमलों से हो रहा है। जनाब उपेंद्र राय सर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी रहनुमाई में, आपके मार्गदर्शन में भारत एक्सप्रेस उर्दू की टीम, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क आगे बढ़ रहा है और आपकी रहनुमाई की वजह से आज एक बड़े प्रोग्राम का और कॉन्क्लेव का हम इफ्तिताह कर रहे हैं जो दिल्ली की तारीख़ में, दिल्ली के इतिहास में यह उर्दू का सबसे बड़ा मजमा, सबसे बड़ी महफिल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि श्रीमती आदरणीय रेखा गुप्ता जी जो मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा हैं वो इफ्तिताह कर रही हैं। ये उर्दू के लिए बड़ी बात है और उर्दू कॉन्क्लेव के लिए एक बहुत बेहतरीन और हसीन लम्हा है। जनाब उपेंद्र राय सर, सीएमडी सर इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारे दरमियान जनाब कपिल मिश्रा साहब जिनका भरपूर ताउन रहा है, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मुंतज़िर चश्म भी है, क़ल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। आपका भरपूर ताउन रहा है, दिल्ली उर्दू एकेडमी दिल्ली सरकार का भरपूर ताउन रहा है इस कॉन्क्लेव के लिए। अब मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ रखें। जनाब कपिल मिश्रा सर आप तशरीफ़ रखें और जनाब उपेंद्र राय सर, बराए मेहरबानी आपसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि आप तशरीफ़ रखें, आप बैठें। जैसा कि आप सब ने देखा कि दिल्ली की वज़ीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा और जनाब कपिल मिश्रा सर, आपका भरपूर ताउन रहा है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में और जनाब उपेंद्र राय सर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब सबसे पहले गुजारिश करूंगा अपनी टीम से कि मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा का जो हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त माब आदरणीय हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे। आपकी खिदमत में एक शॉल पेश किया जाएगा और मोमेंटो हमारे जनाब सीएमडी सर पेश करेंगे, श्री उपेंद्र राय सर पेश करेंगे। आप लोग जल्दी से मोमेंटो लेकर आएँ, सर इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद आप सभी से गुजारिश है कि तालियों से इस्तकबाल करें। आज ये हमारे लिए एक तारीख़ी लम्हा है जिसको ऐतिहासिक लम्हा कह सकते हैं, है कि भारत एक्सप्रेस उर्दू का कॉन्क्लेव दिल्ली की वज़ीर आला मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा जनाब कपिल मिश्रा सर के हाथों से हुआ है और जनाब उपेंद्र राय सर के मार्गदर्शन में, आपकी रहनुमाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जनाब कपिल मिश्रा सर का इस्तकबाल हमारे आदरणीय उपेंद्र राय सर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आपका मार्गदर्शन है कि हम इस तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं। दिल्ली सरकार मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा चीफ मिनिस्टर और जनाब कपिल मिश्रा सर का शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं अपनी बातों को यहीं रोकते हुए जनाब उपेंद्र राय सर से गुजारिश करूंगा कि आगे आप इस बज़्म को बढ़ाएं, इस महफिल को बढ़ाएं और इस कॉन्क्लेव का शुरुआत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल की गहराइयों से आभार कि आज इस भारत एक्सप्रेस उर्दू डिवीज़न के इस कॉन्क्लेव में आप आईं और कपिल मिश्रा जी जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मेरी टीम के साथ बैठ के बनाया। आज हम पूरे दिन, रात को मुशायरा भी है और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे इस मंच पे आएंगे। लेकिन पुनः एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए करना चाहूँगा कि सुबह सुबह दिल्ली का ट्रैफिक और अपने तमाम कार्यक्रम कल मैं देख रहा था, पूरा दिन मुख्यमंत्री का बहुत व्यस्त होता है, कोई एक दिन की बात नहीं होती।
लेकिन उर्दू के लिए समय निकाल के आप यहाँ पहुँची, ये हमारी टीम के लिए, हमारे लिए वाकई बहुत गर्व का विषय है। और दिल्ली के बारे में बात करना चाहूँगा। जब मैं 5 जनवरी 1997 को पहली बार जीवन में दिल्ली आया था, तब मैं लखनऊ पढ़ता था, और लखनऊ भी मेरा 95 में पहली बार पढ़ने के लिए आना हुआ था 10वीं पास करके। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तब की दिल्ली में और अब की दिल्ली में कितना परिवर्तन हुआ है। हालांकि बीच में एक दौर कांग्रेस पार्टी का रहा, शीला जी मुख्यमंत्री रहीं। मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी सीमा में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो विकसित भारत की बात, नए भारत की बात जो भारत एक्सप्रेस के साथ हम करने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जो एक संकल्प उठाया है, और जिस तरीके से एक एक जगहों पर दिल्ली की एक एक कोने में पर्सनली जाकर के खुद अपनी आँखों से हालात का जायज़ा लेकर के काम करना और काम करने वालों को मोटिवेट करना, ये 2 बातें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई दिल्ली सरकार की। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार एक पेस लेकर के, एक स्पीड तो कहते हैं, लेकिन स्पीड में पेस होना चाहिए, तो कहते हैं कि वो सस्टेनेबल होता है, वो टिकाऊ होता है। वो दिल्ली सरकार के काम में वो पेस और वो स्पेस दोनों भरपूर दिख रहा है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी मंत्री कपिल मिश्रा जी भी हैं, और मैं कह सकता हूँ कि आपसे जितनी बार बातचीत होती है, हमेशा नए विषयों के प्रति, नई बातों के प्रति उनका आग्रह बहुत भरपूर होता है, बहुत स्वागत से भरे होते हैं। पंजाब में बाढ़ आई, मुझे उस वक्त आपसे बातचीत हुई, और आपने जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पूरी मदद भेजी वहाँ पर, उसको आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और वो जो चिंता और जो बातें मेरे से हुई 1 to 1, मैं कह सकता हूँ कि ये संवेदनशीलता, ये संजीदगी दिल्ली के लोगों को मिल रही है, देखने को मिल रही है। और सारे मंत्री अपने अपने सेक्टर में इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं, उसके पीछे नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उनका विजन है, और उनका विजन और डॉक्यूमेंट दोनों बहुत मजबूत है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि 67th एनिवर्सरी थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला था। तब भी मैंने आपके कुशल नेतृत्व को देखा था कि किस तरीके से इतना बड़ा आयोजन है, और उतने बड़े आयोजन में 3 ही 4 लोग थे जो एक तरीके से सारी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। हज़ारों लोग देश के कोने कोने से आए थे, लेकिन एक भी मिनट के लिए कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। उसके पीछे आशीष सूद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 लोग, योगिता जी हमारी बहन सामने बैठी हैं, वो भी जुड़ी थी, हमारे और भी बहुत सारे साथ के लोग जुड़े थे। तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक छोटी सी झलक अपनी आंखों से भी देखा है, और मेरे अनुभव से बात गुजरी है। अभी हम लोग ये भी देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जीवन का सफ़र, ये बड़ा मुश्किल से होता है कि कोई एक कार्यकर्ता जिसकी कोई पृष्ठभूमि न हो, जिसकी कोई ऐसी पैरवी न हो, और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बोलने के लिए मतलब निमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि आप लोग मेरे जरिए ही एक आध सवाल कर ले, वो आप लोगों के बिहाफ पे मैं ही कर लूँगा। हालांकि इंटरव्यू के लिए आज बिल्कुल सुनिश्चित नहीं था कि मैं कोई इंटरव्यू करूँगा या कोई सवाल बना के ले आया हूँ, लेकिन 1-2 सवाल आज पूछना बनता है, मौजू बनता है। तो चूँकि लाइव प्रोग्राम जा रहा है और लोगों को भी देखने को मिलेगा, कम से कम 30-40 मिलियन हिंदी स्पीकिंग मार्केट में हमारे भारत एक्सप्रेस की व्यूवरशिप है। 10-20 लाख लोग यूट्यूब पे भी इस समय जुड़े हुए होंगे, तो थोड़ी सी बात जरूर पहुंचनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। 2-3 सवाल ही मैं आपसे बस करूंगा। एक, कि जब कोई साधारण परिवार का बच्चा या बच्ची इस अप्रतिम ऊंचाई को छूता है या छूती है, और जब आप मुख्यमंत्री बनी होंगी, तो आपके बचपन की बहुत सारी सहेलियां, क्लासमेट, रिश्तेदार, नातेदार जब आपके सामने आए होंगे, तो उनको आपने उस वक्त कैसा फेस किया? आप रो पड़ी, ज़्यादा खुश हुई, या एकदम गंभीर हो गई? कैसे रिएक्ट किया था आपने? हमारे देश में जब किसी साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बड़ी जिम्मेवारी मिले, स्वाभाविक रूप में जैसा उसे महसूस होना चाहिए, मुझे वैसा ही महसूस हुआ। जनता के बीच में वर्षों मैंने काम किया, पर जब ऐसी जगह पर
आपको उपस्थित होने का मौका मिले, जहां आप अपना जिम्मेदारी के साथ में काम कर सकें और रिज़ल्ट दे सकें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज़न भारतीय जनता पार्टी का और एक बहुत बड़ा हाथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, जिन्होंने हमेशा सर्व समाज की बात की, जिन्होंने हमेशा हर वर्ग की बात की और जिन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात की और वुमेन लेड डेवलपमेंट के नाते देश में, पार्टी में और सरकारों में हिस्सा दिया कि आप आगे आइए और देश का नेतृत्व कीजिए। और देश की राजधानी, उसकी मुख्यमंत्री के रूप में काम करना, ये केवल मेरा सम्मान नहीं था, देश की आधी आबादी का सम्मान था। और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे देश की बहनों को हुई, दिल्ली की बहनों को हुई, जो आज भी ये महसूस करती हैं कि ये जो सम्मान मिला है ये हम सबका है और उतनी ही जिम्मेदारी से इसको निभाने के लिए हम प्रयासरत हैं। बहुत अच्छा। एक छोटा सा और सवाल ज़रूर लेना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि दिल्ली पूरी दुनिया में जितने नेशनल कैपिटल हैं, करीब 200 देश हैं दुनिया में, दिल्ली उसमें एक अपना बहुत अहम स्थान रखता है। और दिल्ली के इस स्थान रखने के कारण जो है दिल्ली की चर्चा पूरी दुनिया में रोज़ कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था के कारण, किसी अव्यवस्था के कारण होती रहती है। लेकिन दिल्ली को किन मामलों में सबसे खास बनाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली का एक बहुत गहरा और पुराना इतिहास भी है और दिल्ली पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो पूरी तरह से मॉडर्न भी है, अत्याधुनिक भी है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन डॉक्यूमेंट रहा है कि हमें अपने आस्था की तरफ, हमें अपने कल्चर की तरफ, हमें अपने जड़ों की तरफ, हमें अपनी वेदों की तरफ लौटना है, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोचते हैं? देश की राजधानी दिल्ली हमेशा चर्चाओं में रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अफसोस इस बात का रहा कि अक्सर पिछली सरकारों ने इसे नेगेटिव सुर्खियों में ज़्यादा रखा, पर जनता के वोट की ताकत से बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 27 सालों बाद दिल्ली में आई है, मैं, मेरी पूरी टीम, पूरी सरकार का एक ही प्रयास है कि एक दिल्ली में जनता को सुविधाएं देने के साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग देश की इस राजधानी की विश्व भर में जाए। और ये जो दिल्ली एक तरह से मिनी भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ हर राज्य के लोग आके वर्षों से बसे हुए हैं, जहाँ का एक विविधता का कल्चर है, जहाँ की संस्कृति गंगा यमुना संस्कृति जैसी है, उसे आगे लेके जाना, हर व्यक्ति का सम्मान हो, जीने का अधिकार हो, तरक्की उसे मिल सके और सबके भाषा, रीति, नीति, संस्कृति को हम आगे लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास इस समय दिल्ली सरकार कर रही है कि अपनी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हुए हम दिल्ली की संस्कृति, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक जीता जागता उदाहरण है, उसको आगे लेके जाएं। और इसी श्रृंखला में लगातार अपने इस 10 महीने के छोटे से कार्यकाल में जो प्रस्तुति दिल्ली सरकार ने की, हमारे कल्चरल मिनिस्टर कपिल मिश्रा जी भी मेरे साथ बैठे हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका योगदान है। अभी पिछले गत 3 दिनों से दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी दिवस, वो लाल किला जहाँ पे गुरु साहब की शहादत हुई थी, वहीं पे हमने 3 दिनों का इतना बड़ा समागम, जहाँ लाखों संत और लाखों भक्त रोजाना आकर के हाजिरी लगा रहे हैं गुरु साहब के चरणों में, अपने आप में ऐतिहासिक। जब हमने छठ मनाई, और छठ जो कि दिल्ली, देश, बिहार और विश्व के हर देश में जहाँ हमारे पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं, उन्होंने देखा कि दिल्ली ने कितनी भव्यता के साथ में छठ का वो त्यौहार मनाया। हमने जब दिवाली दिल्ली में मनाई तो ऐसी दिवाली मनाई
कि जो आज तक कभी हुई नहीं, जब कर्तव्य पथ पे हमने 1.25 लाख दिए जला करके और आकाश में 1000 ड्रोन के माध्यम से प्रभु राम की लीला दिखाई। एक एक त्यौहार, एक एक राज्य दिवस और एक एक हमने उत्सव को बड़े जोश के साथ मनाया और उतनी ही शिद्दत के साथ दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की ये सरकार 24/7 काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपको छोटा सा एक स्पीच भी देना है, उससे पहले 2 सवाल। 2-3 दिन पहले, चूँकि मैं पेशे से जर्नलिस्ट तो हूँ ही, बात बहुत सारे लोगों से होती है, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में रेरा के एप्लीकेशन साल में 3-4 हज़ार पड़ते हैं नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नई बिल्डिंगों को बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली में 500 से ज़्यादा नहीं पड़ते। 500 से ये संख्या 1000 के बीच है। उसका कारण भी मैंने समझा कि ऐसा क्यों है। इसका कारण भी है कि लुटियन दिल्ली में यूजुअली सरकार ने पॉलिसी बना रखी है कि भाई बहुत नए कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे। हालांकि लुटियन दिल्ली में भारत सरकार ने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट को खोलने के लिए आपको नहीं लगता कि आउटर दिल्ली के जितने ज़िले हैं, चाहे जितनी जगह हैं, उसमें हमें नए सिरे से विकास को बढ़ावा देने के लिए ओपन करना चाहिए और विकास की एक नई इबारत लिखनी चाहिए, या इस पे बात होनी चाहिए? इस पर आपका ध्यान किसी ने खींचा या नहीं? मैं दिल्ली की निवासी हूँ। जीवन का पूरा समय दिल्ली में मैंने गुजारा है, तो मेरा ध्यान आकर्षित करने जैसा तो यहाँ कोई विषय नहीं है। पर दिल्ली की वर्षों से अटकी लटकी और भटकी जो समस्याएं हैं, दिल्ली का विकास जो कहीं छूटता गया था पिछली सरकारों के राज में, उन सभी समस्याओं को हमें समाधान देना है। और इसीलिए दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, जो काफ़ी समय से सरकारों के कोऑर्डिनेशन की वजह से लटका हुआ था, उसको हम बहुत जल्द दिल्ली में लेकर के आएंगे केंद्र सरकार के माध्यम से, और जितने विषय जनता के दिल में हैं उन सब को क्रियान्वित करेंगे। दिल्ली का एक नया डेवलपमेंट, दिल्ली का नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को दिया जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब रहा मैडम का। मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब भी आए थे। तो जब उन्होंने ये मेरे एक सवाल पर जवाब दिया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के बाद भी CRZ और कोस्टल रोड और अटल सेतु को बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और संघर्ष यहाँ तक पहुँचा कि जब मुख्यमंत्री जी के बार बार निवेदन करने पर प्रधानमंत्री जी का चेहरा लाल हुआ, तब जाके उनको अप्रूवल मिले। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार के अप्रूवल केंद्र सरकार के एजेंसियों ने फंसा रखे थे, जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि लटकी भटकी और तमाम योजनाएं हैं उसको भारत सरकार के साथ, तो आप ये सोचिए एक बहुत बड़ा काम है, ये लड़ाई जीतने जैसा काम है, आसान नहीं है। देखने में लगता है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, फाइल भेजेंगे, फाइल हाथ से, ऐसा होता नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमारे नेशनल अफेयर एडिटर KM शर्मा एक सवाल पूछना चाहते हैं। शर्मा जी पूछिए। दो योजनाएं आपने पूछी, आरोग्य आयुष्मान मंदिर और अटल कैंटीन। देखिए, दिल्ली जो कि 1450 किलोमीटर में बसी है, जहाँ 2.5 करोड़ की जनसंख्या रहती है, आज वहाँ पे पग पग पे प्राइमरी हेल्थ केयर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछली सरकारों ने मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक मॉड्यूल दिया तो सही, परंतु उसमें सुविधाएं कम और प्रोपोगेंडा ज़्यादा था। जहाँ पे सड़क किनारे नाले के ऊपर पोटा कैबिन रख के बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरें लगा करके प्रसिद्धि तो ज़रूर पाई गई, पर उसमें कामों की सिद्धि नहीं हो पाई। ना जहाँ दवाई थी, ना जहाँ डॉक्टर थे, और जहाँ ना लोगों को इलाज मिल पाता था। पर एक ऐसा विकल्प जो कि दिल्ली की जनता के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार ने खोलने का निर्णय लिया, अपने संकल्प पत्र में लिखा, और जिसमें सुविधाएं जो हैं
वो एक प्राइमरी हॉस्पिटल की सभी सुविधाएं हैं, जिसमें वैक्सीनेशन है, जिसमें केयर है, जिसमें हर तरह के आपकी इमरजेंसी का समाधान है, जिसमें हर तरह की फैमिली प्लानिंग के वहाँ पर माध्यम है, और जनता की केयर के लिए हर तरह की सुविधाएं वहाँ दी गई हैं। और ये जो काम हो रहा है दिल्ली में, अभी तक हमने 10 महीने के अपने कार्यकाल में 250 आरोग्य मंदिर बना करके परमानेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर दिल्ली की जनता को समर्पित कर दिए हैं। और आने वाले समय में इसका हमारा टारगेट जो मैंने बताया कि 1100 आरोग्य मंदिर, यानी लगभग 70 विधानसभाओं में हर एक में 15 अगर आरोग्य मंदिर हम बनाने की सोचते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास में समाधान होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का। और अटल कैंटीन की जो आपने बात कही, एक बहुत बड़ा तबका दिल्ली में ऐसा है जिसके पास बहुत सुविधाएं नहीं हैं, ना उनके सरों पे पक्के घर हैं, ना उनके पास में रोज़गार की सुविधा है, और ना ही उनके पास ऐसी रोज़मर्रा की अपनी ज़रूरतें पूरे करने के साधन हैं। एक सपना मोदी जी ने देखा, सबका साथ सबका विकास, की कोई भूखा ना सोए। इसके लिए हमने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को दिल्ली में 100 अटल कैंटीन, जहाँ पे दोपहर और रात का भोजन 5 रुपये मात्र में बहुत ही पौष्टिक भोजन हम जनता को उपलब्ध कराएंगे। एक संकल्प था, एक विज़न था, जिसे हम धरती पर लेकर के आ पा रहे हैं, और वो भी बहुत कम समय में। ये जनता की ताकत है, उनके वोट की ताकत है कि उन्हें काम करने वाली सरकार मिल पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को निकलना है, तो मुझे आदेशित किया गया है डायरेक्टर साहब के द्वारा कि मैम का भाषण न कराया जाए। तो एक आखिरी सवाल पूछते हुए फिर हम लोग मैम को सी ऑफ करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि मैम को अगले कार्यक्रम के लिए 11:30 बजे पहुंचना भी है। एक आखिरी सवाल जो सबकी जुबान पे रहता है, और हर पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कोसती रहती है जहां उसकी सरकार नहीं है, विपक्ष में अगर बैठी है पार्टी, रोजगार के मुद्दे को लेकर के। तो मेरा सवाल है कि एक तो दिल्ली में दुनिया भर मतलब देश भर से लोग आते हैं। बम्बई दिल्ली 2 ऐसे शहर हैं जिनको ये वरदान प्राप्त है कि यहाँ रोज़ लाखों लोग, फ्लोटिंग पॉपुलेशन उतरती ही है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अब ठंडी का समय आ गया तो आश्रय घर की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को ठंड से बचाना है, मरने से बचाना है। बाढ़ आ गई तो लोगों की मदद करनी है, और ज़रा सा मौसम बदला तो स्मॉग के कारण लोगों के फेफड़ों में समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक महिला होने के नाते जितना बेहतर लोगों की घर की और उनकी समस्याओं की समझ होनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा अब आप मुख्यमंत्री भी हैं तो आप एकदम ऊपरी तल से खड़ा होकर देख रही हैं। जैसे अष्टावक्र ने कहा कि समाधि पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पल में घट सकती है समाधि। तो लेकिन इसकी व्याख्या किसी संत ने की कि अष्टावक्र ये बात इसलिए कह पा रहे हैं कि वो कुतुब मीनार के आखिरी तल्ले पे बैठे हुए हैं, उनको समाधि मिल चुकी है, लेकिन हम बैठे हुए हैं उसकी नींव के नीचे, फासला बड़ा गहरा है। तो ऐसी स्थिति में समस्याओं से लड़ने का, या ये जो समस्याएं हैं रोज़गार की, जनता को डे बाय डे आश्रय घर टाइप की सुविधाएं देने की, या बाढ़ में लोगों की मदद करने की, या अटल कैंटीन का जैसा आपने कहा, इससे बड़ा कोई सवाब और पुण्य का काम नहीं हो सकता। आपके हाथों से काम हुआ है। मुझे लगता है कि जब लोगों की क्षुधा तृप्त होती है, उससे जो आशीर्वाद निकलता है, उससे जो आदमी के अंदर से भाव निकलता है, उससे बड़ा कोई भाव जगत में बना नहीं। तो ये तो आपको मिला आशीर्वाद लोगों का, जनता का। लेकिन जो रोज़गार की समस्या है, और जो दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन की समस्या है, कंटीजेंसी की समस्या है, मेट्रो चल गई, बसें चल गई, मतलब लोकल शॉर्ट दूरी की ट्रेनें भी दिल्ली से, बहुत कनेक्टिविटी सब जगहों की है, इतनी गाड़ियां हैं, पोल्यूशन है। तो आपके सामने जब ये सब समस्याएं आती हैं तो आपको सर दर्द नहीं होता कि एक मतलब दिल्ली की सीएम तो मैं बन गई हूँ, हल कैसे करूँ इसको अब? सर दर्द नहीं होता, बस एक शिकायत होती कि दिन ये 24 घंटे की बजाय 48 घंटे का होता तो समस्याओं का समाधान हम और स्पीड में कर पाते। कोशिश अभी भी हमारी पूरी टीम की यही है कि जनता के बीच में रह के, सड़कों पे रह के, और अपने कार्यालयों में अधिकारियों के साथ मिलके विस्तृत
योजना बनाते हुए हर एक जन को उसकी समस्याओं का समाधान मिले। ये बात भी सही है कि दिल्ली में 15 साल की सरकारें भी आके चली गई और उसके बाद वाली 11 साल की सरकार भी आके चली गई, जिन्होंने अपने कार्यकाल में समस्याओं को बड़ा तो किया, खड़ा तो किया, पर उसको समाधान नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई ये सरकार समस्याओं को समाधान भी देगी और भविष्य की तैयारी भी करेगी। और जब व्यक्ति की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट होती है तो रास्ते निकलते हैं और उसके समाधान और काम भी होते हैं, और वो हम करके दिखाएंगे। रेखा जी अपने मुद्दे को बहुत गहराई से समझती हैं। 2 मिनट का समय मेरे पास है, जहां पहुंचना है 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो एक सवाल और, जो प्रधानमंत्री जी भी जगह जगह बोले हैं, और चूंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री जी की नज़र में आप उस विधा की ब्रांड एम्बेसडर ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और कपिल जी कल्चर और उसके मिनिस्टर हैं, टूरिज्म कल्चर जो भी आपका डिपार्टमेंट है, आर्ट कल्चर लैंग्वेज जो भी। तो सॉफ्ट पावर जो है, जैसे अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में ये अपने राष्ट्रपति को बोला था कि हम इतने विकसित हो चुके हैं, कहिए तो हम घोषणा कर दें कि अब दुनिया के लीडर हम बन चुके हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति जो भी उस वक्त थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं पढ़ा हूँ तो मुझे उतना याद है, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है, अभी थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए, हमें इसका नुकसान भी मिल सकता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और बताया कि आर्टिलरी, तोप, बंदूकें, AK-47, इससे ऊपर के भी कुछ चीज़ें हैं और अमेरिका उसमें बहुत आगे निकल चुका है, और तब अमेरिका ने अपनी फिल्मों के जरिए, अपने आर्ट के जरिए, अपनी कल्चर के जरिए पूरी दुनिया पे अपना डोमिनेंस स्थापित किया। और जो हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, जो सही रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज के डेट में आप देखते हैं जो भारत में मूवीज़ बन रही हैं, जिसमें आप पहले नेवी का शिप नहीं दिखाया जाता था, पहले पनडुब्बी नहीं दिखाई जाती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय फिल्मों के लिए वो डिफेंस के सारे दरवाजे खोल दिए। दिल्ली से सॉफ्ट पावर की सूचना पूरी दुनिया को जाती है। अगर दिल्ली में आप बैठी हैं तो दिल्ली ब्रांड एम्बेसडर है इस कंट्री का, और उसकी मुखिया आप हैं दिल्ली की। कैसे सोचती हैं कि सॉफ्ट पावर को कैसे हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है उसको मोटिवेट करना है, जो प्रधानमंत्री जी पहले से कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आपको ये मौके बार बार मिल रहे हैं और रोज़ मिल रहे हैं, तो सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ाया जाए? दिल्ली, मैंने कहा, देश की राजधानी है, पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पे टिकी है, और दिल्ली को आगे लेके जाना देश के हर नागरिक का एक स्वप्न है। ये आपने बात सही की कि दिल्ली को हर विषय में लीड करना चाहिए। हमारा भी यही सोचना है कि देश की राजधानी को हर एक विषय में अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी विषय हो। इसलिए यहाँ और अधिक मेहनत, और अधिक विज़न और अधिक काम को करने की आवश्यकता है। और इसीलिए दिल्ली के रिवाइवल के लिए दिल्ली सरकार इस समय अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, अपने हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और यहाँ तक कि अपने सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं तो इतना कहूँगी दिल्ली के लिए कि विकास भी और विरासत भी, ये दो ऐसे हमारे हाथ में धरोहर है जिसे हमने आगे लेकर के जाना है। और जनता को मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, दिल्ली की जनता को, कि हम विकास की ओर ज़रूर बढ़ेंगे, पर अपनी विरासत को साथ लेके चलेंगे। हम ज़्यादा स्वार्थी नहीं बनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है अगले कार्यक्रम के लिए। मैं दिल की गहराइयों से भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है, दिल की गहराइयों से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप आईं, और इसके लिए भारत एक्सप्रेस और भारत एक्सप्रेस की टीम की ओर से मैं खुद बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। धन्यवाद। सर, सिर्फ 10 सेकंड मैम का आपके लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि नए भारत की बात जो उर्दू के साथ जब कर रहे हैं तो आपकी निगरानी और मार्गदर्शन के साथ ही हम ये कर पा रहे हैं। इसलिए उर्दू टीम ने आपके लिए एक मोमेंटो बनवाया है, और वो हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा और जनाब कपिल मिश्रा सर की मौजूदगी में आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर खालिद रज़ा खान सर, डॉक्टर हबीबुर।
हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।